तो एक्साइटेड हैं और फिर स्मृति ईरानी को दोबारा देखने के लिए? तुलसी ईरानी, मैं पता क्या मिस करने वाली हूँ, मैं बा को बहुत मिस करूंगी। हाँ। लेकिन उनकी जगह अब तुलसी बा के किरदार में होंगी। अच्छा हाँ, और कुछ नया? बस ये बता दिया, इससे ज्यादा अच्छा, नहीं बताऊंगी। मुझे ना देखो पहले मुझे जो पुराने जैसे हितेन हैं, उनकी वाइफ गौरी, वैसे उन दोनों का अफेयर भी उसी सेट पे हुआ था, फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई, उनको भी मैं देख रही थी और भी नए नए कैरेक्टर्स शायद इसमें। काफी रील्स भी ऐसी रिलीज की गई हैं जो सेट्स पर वो लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे भी पूछा जा रहा है ना कि आपको भी क्या उम्मीद कैसा थी लग रहा है कि आप ये शो वापस आएगा, तो वो लोग भी काफी खुश नजर आ रहे थे। और पुराने किरदार को, मेरे लिए जब मैंने बचपन में वो देखा था, दोबारा से उन लोगों को देखना तो मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था, जैसे पुराने दिन वापस आ गए हो। वैसे इसका कंपैरिजन अनुपमा से भी हो रहा है। अनुपमा ने इनको बधाई भी दी है इनफैक्ट। तुलसी, वो मैसेज सुना आपने, कितना क्यूट सा मैसेज है। उसने उसी एक्सेंट में उनसे बातचीत करते हुए कहा है कि जितना लोग एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए, उतने ही हम ही एक्साइटेड हैं। तो मिहिर और तुलसी तो होंगे ही, लेकिन कई अन्य कलाकार भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, कभी कभी सोचती हूँ अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने वो हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। लगता है जैसे कल की ही बात हो जब मैं शांति निकेतन आई थी। बस कुछ घंटे और फिर छोटे पर्दे पर दस्तक देंगी घर घर की पहचान, हर दिल अजीज तुलसी वीरानी, जिनके बिना क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 17 साल बाद वो कल्पना एक बार फिर साकार होने जा रही है। अब थोड़े से देर बाद कल्ट शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 नए रंग रूप में वापसी करने जा रहा है। शो के नए सीजन को क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 नाम दिया गया है। अनुपमा शो के खत्म होते ही अपने पुराने समय रात 10:30 बजे ये शो टीवी पर ऑन एयर हो जाएगा। तुलसी आपके आंगन में खिले। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में संस्कार और भी मायने रखते हैं। और बड़ी बात यह है कि स्टार प्लस के साथ ही जियो हॉटस्टार पर भी ये शो इसी समय यानी ठीक 10:30 बजे दस्तक देगा। और इसी के साथ लगातार 8 सालों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली तुलसी यानी स्मृति ईरानी दर्शकों के दिलों पर तुलसी का वही चार्म, वही तिलिस्म रचने की कोशिश करेंगी जो 17 साल पहले अपने लोकप्रिय और दमदार किरदार से रचा था। पिछले सीजन की तरह ही स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय एक बार फिर तुलसी और मिहिर वीरानी के अपने लेजेंडरी किरदारों को निभाने जा रहे हैं जो सालों तक घर घर में इसी नाम से मशहूर हुए। तुलसी और मिहिर के साथ ही कुछ पुराने कलाकार तो कुछ नए चेहरे, नई जोड़ियां नजर आएंगी। और जब नई कास्ट पुरानी कास्ट से मिलेगी तो एक नया ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेगा। 3 जुलाई 2000 से 6 दिसंबर 2008 तक पूरे 8 साल तक इसने टीवी इंडस्ट्री पर राज किया था। इस दौरान शो के कुल 1833 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए थे। भारतीय टेलीविजन इतिहास में ये एपिसोड्स मील का पत्थर माने जाते हैं। अब क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के सामने चुनौती उसी जलवे को बरकरार रखने की होगी। जाहिर है चुनौती बड़ी है क्योंकि इस बार सामना खुद से भी है और अनुपमा जैसे सीरियल से भी, जो कि इस जमाने के सुपरहिट सीरियल में शुमार है। प्यार हो तो परिवार जुड़ा रहता है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में संस्कार और भी मायने रखते हैं और बदलते वक्त के साथ तो चुनौतियां भी नहीं हैं, पर संस्कार जो तब थे आज भी वही है। फिर आ रही है तुलसी आपके आंगन में खिलने। 16 साल पहले जो फिल्म को देखकर आप क्रेजी हो गए थे कि इतने स्पेशल इफेक्ट्स, इतने वीएफएक्स जो आपने देखे थे, अब वो एक नए रंग रूप में आपको दिखाई देगी। उसको लेकर भी क्रेज सोशल मीडिया पे है। उस दौर में कितना अवतार का प्रमोशन हुआ था, बिल्कुल अलग तरीके से फिल्म दिखेगी एंड आई एम सो एक्साइटेड। बच्चों को तो लगा था कि एलियंस आएंगे, देखकर तो यही लगता था। अरे मुझे भी लगा था, आप बच्चों की बात कर रहे हैं। यही मैंने भी जब देखी थी बहुत एक्साइट, मैंने फैमिली के साथ देखी थी और बहुत ही यूँ कहे कि कुछ अलग सा नजर आया था आपको स्क्रीन पर, तो इसलिए मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन अभी जब वापस आ रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नया होगा। 3 घंटे पहले उसका ट्रेलर रिलीज भी हुआ है। क्या कुछ है ट्रेलर में, क्या कुछ खास है, आप भी देखिए। पता है मैं आपको अजीब लगती हूँ, बड़े पत्थरों के पीछे से निकलेगा, पर उसका एहसास है मुझे। हाई-फाई तकनीक और कल्पना से भरी एक ऐसी दुनिया जहां पल पल पर रोमांच है, रहस्य है। वो बहुत करीब है।
पूरी दुनिया इतनी खूबसूरती से गढ़ी गई है कि आप एक बार उसमें प्रवेश करने के बाद पूरी तरह सुध-बुध खो बैठते हैं। जबरदस्त। तिलिस्म का मायाजाल इतनी बारीकी से रचा गया है कि उसमें से निकलना आसान नहीं। हम तुम्हारी जंग अपने दर तक नहीं आने देंगे। जेम्स कैमरून की बनाई गई ये सुपरनैचुरल दुनिया एक नए रंग रूप में दस्तक देने को फिर तैयार है। अवतार सीरीज की तीसरी किश्त अवतार फायर एंड ऐश इस बार एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही है। मॉडर्न साइंस फिक्शन से लैस इस फिल्म में वॉर के हैरत अंगेज सीन्स आपको जो रोमांच की पराकाष्ठा पर ले जाएंगे। ऐसे जबरदस्त विजुअल दिखाई देंगे जो स्क्रीन पर आग लगा देंगे। रफ्तार और रोमांच से भरी फिल्म अवतार और उसके सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर ने पूरी दुनिया के दर्शकों को जिस कदर दीवाना बनाया था, इसकी तीसरी किश्त अवतार फायर एंड ऐश दीवानगी का वैसा ही आलम पैदा करने के लिए तैयार है। अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। ट्रेलर से फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें पेंडोरा की दुनिया का एक नया खतरनाक चैप्टर शुरू होता दिख रहा है। इस बार कहानी में ऐश पीपल नाम का एक रहस्यमय ग्रुप शामिल हुआ है। ट्रेलर में जैक सूरी और उसका परिवार मैटकाइना कबीले के साथ मिलकर वॉरंग और उसकी सेना से लड़ते नजर आते हैं। खास बात यह है कि अब वॉरंग ने क्वारिज यानी स्टीफन लैंग्स से हाथ मिला लिया है। ट्रेलर की सबसे चौंकाने वाली झलक ये है कि वॉरंग के पास आग को कंट्रोल करने की शक्ति है। उसकी ताकत से पेंडोरा के हरे भरे जंगल जलते हुए दिखाई देते हैं, जो फिल्म में आने वाले खतरों की झलक देते हैं। 3D तकनीक और शानदार VFX से भरे ये नज़ारे ऐसा एहसास कराते हैं जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में हो और हमें एकदम रियल होने और अपनी ताजगी का सबूत देने एकदम सामने आ गए हो। अवतार फायर एंड ऐश की शूटिंग 25 सितंबर 2017 को न्यूजीलैंड में अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ शुरू हुई थी। करीब 3 साल की शूटिंग के बाद दिसंबर 2020 के आखिर में फिल्म पूरी हुई। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज 9 बार टल चुकी है। इसमें सबसे लेटेस्ट तारीख 9 अगस्त 2024 की थी। अब ये 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा 2 और पार्ट अवतार 4 और अवतार 5 की मेकिंग अलग अलग फेज में है और 2029 और 31 में रिलीज होने की उम्मीद है। अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर अंग्रेजी, हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवतार 3 में करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2009 में आई अवतार ने $2.97 बिलियन यानी करीबन 25,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2022 में अवतार के सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर यानी अवतार 2 ने $2.3 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। अब अवतार फायर एंड ऐश यानी अवतार 3 दुनिया भर के दर्शकों को रोमांचित करने के लिए एक बार फिर तैयार है। फिल्म वर्ल्ड वाइड 9 दिसंबर को रिलीज होगी। अब देखना है कि रोमांच और रकम यानी कलेक्शन के पायदान पर अवतार 3 पहले 2 पार्ट से आगे निकलती है या नहीं। हमारे बच्चे नहीं, स्पाइडर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज है इंटरनेशनल टाइगर डे, जो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दुनिया भर में टाइगर कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता फैलाना है और इस खूबसूरत जानवर को बचाने की कोशिश को बढ़ावा देना है।
जी हाँ, देखिए 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए टाइगर समिट में इस दिन को शुरू करने का फैसला हुआ था, जब दुनिया भर में बाघों की संख्या में भारी कमी देखी गई थी। आज भले ही दुनिया में टाइगर की संख्या कम है, लेकिन भारत में इनकी संख्या काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। टाइगर हमारे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। आज से करीब 100 साल पहले दुनिया में लाखों की संख्या में टाइगर पाए जाते थे, लेकिन आज हालात वो नहीं है। बाघों का शिकार, जंगलों की कटाई और अवैध व्यापार की वजह से इनकी संख्या तेजी से घट गई और टाइगर पूरी दुनिया में लुप्त प्राय प्रजाति होकर रह गए। लेकिन भारत का टाइगर कंजर्वेशन का मॉडल दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। भारत में टाइगर की संख्या बढ़ रही है, लेकिन दुनिया में कम हो रही है। भारत टाइगर रिजर्व के कंजर्वेशन के लिए कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान ने अब दुनिया में बाघों की संख्या बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। भारत ने कंबोडिया से विलुप्त हो चुके टाइगर को फिर से बसाने की योजना बनाई है। इसके लिए 2022 में कंबोडिया और भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद बाघ संरक्षण को लेकर एक नई पहल शुरू हुई। कंबोडिया में टाइगर करीब 10 साल पहले विलुप्त हो गए थे और कंबोडिया का आखिरी बार बाघ 2007 में देखा गया था। भारत और कंबोडिया के बीच हुए समझौते के तहत करीब 6 बाघों को कंबोडिया के कार्डमोम पहाड़ों में बसाया जाएगा और इसके लिए बाघों का चुनाव उनके जीन, व्यवहार और वातावरण के हिसाब से किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक कंबोडिया को 4 बाघ भेज दिए जाएंगे। देश में भी ऐसी पहल पहले हो चुकी है, जब 2009 में मध्य प्रदेश के पन्ना में बाघों को फिर से बसाया गया था और आज पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगभग 78 है। 2022 की ग्लोबल टाइगर सेंसस के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 3,890 से लेकर 4,000 टाइगर बचे हैं। ये संख्या अनुमान पर आधारित है। टाइगर कंजर्वेशन में भारत में बड़े स्तर पर काम हो रहा है, जिसकी वजह से बाघों की संख्या भी बढ़ रही है। दुनिया की कुल बाघों की संख्या में से 75% के करीब बाघ भारत में ही है और संख्या 3,682 है। बाघों की आबादी में 24% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2018 में हुई बाघ जनगणना में ये संख्या 2,967 थी। जिम कॉर्बेट, बांधवगढ़ और बांदीपुर जैसे रिजर्व इनकी सबसे बड़ी शरण स्थली है और पूरे भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। अगर रूस की बात की जाए तो साइबेरियन टाइगर रूस के सुदूर पूर्वी जंगलों में पाए जाते हैं और इनकी संख्या करीब 500 से 600 है। इंडोनेशिया में सुमात्रा टाइगर पाए जाते हैं, इनकी संख्या करीब 400 है। ये यहाँ गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। नेपाल के चितवन और बाडिया नेशनल पार्क में करीब 350 से 400 टाइगर है। मलेशिया के मलायन टाइगर की संख्या लगभग 150 है, जो खतरे में है। बांग्लादेश के सुंदरबन में मैंग्रोव जंगलों में करीब 100 से 120 टाइगर है। थाईलैंड में इंडो चाइनीज टाइगर की संख्या लगभग 150 है। बाकी देशों जैसे म्यांमार, भूटान और चीन में टाइगर की संख्या या तो बहुत ज्यादा कम है या फिर करीब खत्म हो चुकी है। ग्लोबल टाइगर फोरम के मुताबिक अगर कंजर्वेशन नहीं बढ़ाया गया तो कई इलाकों से टाइगर पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड जैसे राज्य टाइगर कंजर्वेशन में सबसे आगे है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2018 में बाघों की संख्या 173 से बढ़कर 2022 में 222 हो गई। दूधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर टाइगर रिजर्व में दिख रहा संरक्षण का असर बाघ संरक्षण के लिए एम स्ट्राइप्स पेट्रोलिंग और हैबिटेट इम्प्रूवमेंट पर विशेष जोर 2019 में यूपी ने शुरू कर दिया था। बाघ मित्र प्रोग्राम, जिसके लिए 2023 में लॉन्च हुआ ऐप, जबकि मध्य प्रदेश टाइगर की आबादी में नंबर 1 है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 135 बाघ है और पूरे एमपी में 785 टाइगर है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। भारत का मॉडल दुनिया के लिए मिसाल है, लेकिन जंगल और बाघों के भोजन बनने वाले जानवरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कुछ इलाकों में टाइगर अभी भी मुश्किल में है। ऐसे में इन इलाकों में अभी बाघों के लिए कुछ खास करने की जरूरत है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात बाबा बूढ़ा अमरनाथ की। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ भक्तों का पहला जत्था जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंच चुका है। यात्रा के लिए सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं और इस बार श्रद्धालु की सुविधा के भी खास इंतजाम है। और देखिए, ये पवित्र यात्रा 7 अगस्त तक जारी रहेगी और सावन के पवित्र महीने में बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्सव जैसा माहौल है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ का महत्व भी काफी माना जाता है और मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन पूजन मात्र से अमरनाथ यात्रा जैसे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं जो ना कर सके अमरनाथ यात्रा, वो चढ़ाए बूढ़ा अमरनाथ में श्रद्धा के फूल। मंदिरों की नगरी जम्मू से 235 किलोमीटर दूर पुंछ घाटी का राजपुरा मंडी इलाका, जहां मौजूद है बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर। वो मंदिर जहां हर साल लगता है आस्था और श्रद्धा का महाकुंभ। मान्यता है कि महादेव ने अमरता की कथा की शुरुआत यहीं से की थी। ये जो स्थान है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थान जो है स्वयं प्रज्ञा स्वयंभू है। ये कहा जाता है आज का नहीं है, ये सतयुग के समय का है। सतयुग में जो है भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को जो है अमर कथा सुनानी यहाँ से शुरू की और खत्म जाके जो है बर्फानी अमरनाथ को ही कहते। त्रेता युग में जो रावण के दादाजी थे प्लस ऋषि, उन्होंने यहाँ पर तप किया है। द्वापर में जो है पांडु ने यहाँ पूजा अर्चना की है। और कल युग में आज से 2500 साल पहले की कथा है, क्योंकि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था। इस राज्य की जो महारानी चंद्रिका थी, उसको भगवान भोलेनाथ जी ने यहाँ एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया था। 27 जुलाई से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। जम्मू से करीब 1000 यात्रियों का पहला जत्था पुंछ पहुंचकर दर्शन कर चुका है। जत्था जब पुंछ पहुंचा तो सभी धर्मों के लोगों ने शानदार स्वागत किया। रास्ते में जगह जगह लंगर लगाए गए थे और ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी। प्रशासन ने इस यात्रा को निर्बाध और सुरक्षित बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ साथ स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के कदमों में मौजूद इस अनोखे मंदिर का नजारा अद्भुत है। दरअसल जम्मू में ही भगवान शिव से जुड़ा है ये एक और तीर्थ स्थल, जिसे बूढ़ा अमरनाथ या चट्टानी अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो अमरता की कथा सुनाई थी, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि जो अमरनाथ नहीं कर पाया, वो अगर बूढ़ा अमरनाथ में दर्शन पूजन कर ले तो यात्रा पूर्ण मानी जाती है। भगवान को वर दिया था कि जो कोई बूढ़ा होगा, बीमार होगा, किसी कारणवश अपने जीवन काल में जो है बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और जो कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सावन के महीने में जो है बाबा भोलेनाथ जी जो है बर्फानी अमरनाथ जी से जो है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी में आते हैं। कहते हैं कि बूढ़ा अमरनाथ का ये मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही अलौकिक भी है। दूसरे शिव मंदिरों से भिन्न इस धाम की 4 दीवारी पर लकड़ी के काम की नक्काशी है, जो सदियों पुरानी बताई जाती है। मंदिर के पास ही बहने वाले लोरन या फिर पुलस्तेय दरिया की मुहिम भी अनूठी है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 7 अगस्त तक चलेगी। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये भारत की एकता, अखंडता और विविधता में एकता का प्रतीक भी बन चुकी है। पुंछ में इस समय जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वो बताता है कि श्रद्धा, सेवा और भाईचारे की ताकत हर डर और हिंसा पर भारी पड़ती है। पुंछ से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आज झारखंड के धनबाद में रहने वाली अनीता की। अनीता के
सपने बड़े थे, पूरा भी करना था और अनीता ने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद अपने सपनों को पूरा किया। अनीता ने पहले ही प्रयास में झारखंड संयुक्त परीक्षा पास कर 278वीं रैंक हासिल की है। और देखिए, मिट्टी के घर में पली बढ़ी अनीता की मां सब्जी बेचकर घर चलाती हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद अनीता ने अपने जज्बे की बदौलत सफलता हासिल की। अब अनीता का सपना है आईएएस बनकर देश की सेवा करने का। वो कहते हैं ना कि मुकाम उन्हीं को मिलते हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है झारखंड के धनबाद की रहने वाली अनीता टुडू ने। एक छोटी सी बस्ती, मिट्टी का जर्जर मकान, आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियां, लेकिन इन सब के बीच भी अनीता के सपनों ने उड़ान भरी और पहले ही प्रयास में उन्होंने झारखंड संयुक्त परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर 278वीं रैंक प्राप्त की। जेपीएससी क्वालिफाई की है, इसके लिए मैं अनीता जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं और भी छात्राओं को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अगर मेहनत लगन से अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बल्कि आप ये नहीं समझे कि हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमको घर में पढ़ाता नहीं है, हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कहाँ पढ़ेंगे आप। ये अनीता टुडू एक मिसाल बन के आई है कि एक अभियान विद्यालय में, यहीं आपका जैसे घर के बगल में ही एक बरगद का पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे में मैं इसको पढ़ाता था। और उसके बाद जब बरसात वरसात होता था तो यहीं बगल में एक बीसीएल का एक छज्जा बना हुआ है, इसी छज्जा के अंदर में मैं इसको यहाँ पर पढ़ाता था। इसके साथ में और भी बच्चे थे। ये अपने बेच के पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार बच्ची थी, जो कि ये बहुत ही मेहनत करती थी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में अपना घर परिवार का भी कामों में हाथ बटाती थी। अनीता का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनकी मां तुलसी देवी सब्जी बेचने का काम करती हैं और परिवार की जिम्मेदारी अकेले ही संभालती हैं। जिस घर में अनीता रहती हैं, वहां न शौचालय है, न ही पानी की कोई व्यवस्था, लेकिन अनीता ने कभी हालातों से हार नहीं मानी। संघर्ष की एक बड़ी प्रेरणा बनी अनीता। मूल रूप से गिरिडीह जिले के भीतिया गांव की रहने वाली हैं। अनीता को मैट्रिक में 84% अंक मिले, 2016 में इंटर में 69% अंक मिले और स्नातक में भी अकाउंट्स ऑनर्स से 69% अंक हासिल किए। साल 2022 में आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी। इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पर उन्हें ईमानदार अधिकारी बनने की प्रेरणा मिली और गूगल की मदद से प्रशासनिक सेवाओं की जानकारी हासिल की। अनीता का परिवार आज भी बेहद साधारण है, लेकिन उनके संघर्ष में उनकी नानी, मौसी, मामा और पड़ोसी मनोज सिंह और प्रेम महतो जैसे लोगों ने उन्हें हर मोड़ पर बढ़ावा दिया है। अनीता का मनोबल उनके शिक्षकों ने भी बढ़ाया है। तो बहुत कठिन होता था कि हम ये चीज को नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका नाना जी और घर का परिवार वो लोग कुछ मतलब सपोर्ट देते रहता है और मेहनत करते रहती थी। मेरे मन में कभी नहीं लगता था कि हम कर पाएंगे, इसको दे पाएंगे, इसका सपना को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अपनी माँ के लिए जान जीत से मेहनत लगाती थी, कहती थी नहीं हम करेंगे। अब तुम कहाँ से लाएगी, कहाँ से हम लोग को देगी, हम 5 भाई बहन है, तो कैसे देगी, कैसे चलाएगी। अब अनीता का सपना सिर्फ यहीं रुकने का नहीं है। उनका अगला लक्ष्य है आईएएस बनना और पूरे देश की सेवा करना। उनका मानना है कि अगर ठान लिया जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मुसीबतें चाहे जितनी भी हों, अगर इरादे बुलंद हों तो हर सपना पूरा किया जा सकता है। अनीता टुडू की कहानी हमें सिखाती है कि जहां चाह है वहीं राह है। धनबाद से सिथुन मोदक, गुड न्यूज टुडे। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के त्रासदी में 10 महीने की नितिका अनाथ हो गई थी, लेकिन इस बच्ची के सहारा बनी है हिमाचल की सरकार। इस बच्चे के पालन पोषण और शिक्षा का पूरा खर्च अब सरकार उठाएगी। फिलहाल बच्ची अपने रिश्तेदार के घर पर रह रही है, लेकिन सरकार ने नितिका को राज्य की बच्ची यानी कि चाइल्ड ऑफ स्टेट घोषित किया है और बच्ची को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत सभी सुविधाएं दी जाएगी। नन्ही सी उम्र में इस मासूम के सिर से माँ बाप का साया उठ गया।
हिमाचल प्रदेश की मंडी में 30 जून और 1 जुलाई के दरमियान रात बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में मंडी का तलवाड़ा गांव इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस त्रासदी में 10 महीने की नितिका के माता पिता दोनों की जान चली गई। अब इस अनाथ बच्ची के लिए हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने नितिका को राज्य की बच्ची यानी चाइल्ड ऑफ स्टेट घोषित किया है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अब इस बच्ची का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मंडी में कुदरती आपदा में नितिका की दादी भी लापता हो गईं और फिलहाल नितिका पड़ोस के गांव में अपनी मौसी के पास रह रही है। कुदरत के कहर में नितिका ने जो खोया उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार की इस मदद से नितिका की जिंदगी को बड़ा सहारा जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक अच्छी खबर उस शहर की जिसकी देश में अपनी खास पहचान है, जो न केवल सैर सपाटे के लिए मशहूर है बल्कि शानदार ऐतिहासिक विरासत को भी संजोए हुए है। बात हो रही राजस्थान की राजधानी जयपुर की। सैलानियों की पसंदीदा जगह है जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब काफी सराहा जा रहा है इसको, और अब इस शहर को दुनिया के गिने चुने बेहतरीन शहरों में चुना गया है। गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर जयपुर राजस्थान के राजे महाराजाओं का शहर जयपुर हिंदुस्तान की शान और भारत में आने वाले सैलानियों का पसंदीदा शहर जयपुर एक बार फिर जिक्र में है। और जिक्र की शानदार वजह यह है कि दुनिया के नक्शे पर नूर बनकर चमका है जयपुर का नाम। 18वीं सदी में बसाई गई इस पिंक सिटी को अब दुनिया के 5 टॉप शहरों में शुमार किया गया है, जिनकी खूबसूरती, संस्कृति, घूमने फिरने की जगह है, शॉपिंग के बेशुमार मुकाम, ठहरने और सुकून के पल बिताने के लिए बने होटल्स और तमाम वर्ल्ड क्लास खूबियां दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। विश्व के गिने चुने ऐसे शहरों में पहले नंबर पर मैक्सिको का सैन मिगुएल डी एलेंडे, थाईलैंड का चियांग माई इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इसमें तीसरे स्थान पर जापान का टोक्यो है और थाईलैंड का बैंकॉक शहर चौथे स्थान पर है, जबकि भारत का जयपुर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन 2025 के सर्वे में अलग अलग देशों को कई कैटेगरीज में रैंकिंग मिली है, जिसमें पूरे विश्व भर में एक कैटेगरी थी सिटीज़ की, यानी कि शहरों की, जिसमें टॉप 10 में भारत का जयपुर यानी कि पिंक सिटी 5वें नंबर पे आया है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। जयपुर उन शहरों में से है जिसे ट्रैवल एंड लेजर मैगजीन ने 2025 के अपने सर्वे के आधार पर दुनिया के बेस्ट 25 शहरों की खास लिस्ट में शामिल किया है, और वो भी 5वें नंबर पर। इस लिस्ट में भारत से जयपुर के अलावा 2 और शहर हैं। बेस्ट शहर की इस सूची में भारत का मुंबई शहर 16वें नंबर पर, जबकि ताजमहल का शहर आगरा 20वें नंबर पर है। भारत में टॉप 25 में इसके अलावा मुंबई और आगरा का भी नाम आया है, पर टॉप 5 में जगह बनाने वाले इस शहर को अभी हम आपको दिखा रहे हैं। क्यों ये जाना जाता है, क्यों यहाँ पे आना चाहिए, ये तो तब पता चलेगा जब आप यहाँ पे आएंगे, एक बार देखेंगे क्या यहाँ का इतिहास है, कैसे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं। जाहिर है मुंबई और आगरा को पीछे छोड़कर जयपुर दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब रहा है। I'm an interior designer and यहाँ पे काफ़ी historic things है, so I thought it is in like architectural point of view से I thought कि I should come here. सर जयपुर is very famous for its royalty, और यहाँ पे जो बड़े बड़े forts हैं तो it all actually it takes us to our history. यहाँ का जो craftsmanship है और hand works जो भी है, it is all famous all over the world, तो सबको विजिट करना जरूर चाहिए। शानदार किलों और महलों के लिए मशहूर जयपुर शहर को यूनेस्को भी अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर चुका है, और अब इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सिटी का जो नया तमगा मिला है, उसके कारण यहाँ पर टूरिज्म में और इजाफा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
कितना अच्छा होना कि अगर आपको सुबह सुबह कोई चाय बना के पिला दे, घर का नहीं लेकिन कोई भी। वैसे चीन ने एक ऐसा ही रोबोट तैयार किया है जो घर के काम करने में निपुण है। साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक इस ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए सब कुछ मुमकिन है, चाय बनाना भी। देखिए, दरअसल चीन के वैज्ञानिकों ने इसे सीनियर सिटीजन की सहूलियत को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। मतलब उनकी हर टेंशन अब रोबोट दूर कर पाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। चाय पिलाने से लेकर खाना बनाने तक, कपड़े प्रेस करने से लेकर कपड़े फोल्ड करने तक, अब हर काम से मिलेगा आपको आराम, क्योंकि चीन के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है जो हर घरेलू काम को करने में सक्षम है। चीन रोबोट्स को लेकर रोज नए नए प्रयोग कर रहा है। इसी कड़ी में सीनियर सिटीजन्स की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए चीन ने एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से जुड़े कार्यों को करने में सक्षम हो। चीन की ह्यूवेई ऑप्टिक्स वैली डोंगजी एम्बॉडीड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने रोबोट लुमन तैयार किया है, जो ड्रिंक सर्व करने, कपड़े तह करने और बिस्तर बनाने जैसे घरेलू कामों में पूरी तरह निपुण हो चुका है। हालांकि अभी इसके काम करने की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन जैसे जैसे डेटा की मात्रा बढ़ती जाएगी, ये और तेजी से अपने काम को अंजाम देगा। ह्यूमनॉइड रोबोट लुमन पर शोधकर्ता अभी और काम कर रहे हैं ताकि इसे घरों, सुपरमार्केट्स और कारखानों में लगाया जा सके। रोबोटिक्स कंपनियां बाजार में आने के लिए उत्सुक हैं। नर्सिंग और हाउस कीपिंग के लिए चीन ने रोबोट तैयार कर लिए हैं। ये रोबोट चलने में असहाय लोगों को बिस्तर से उठाकर व्हील चेयर तक आसानी से ला सकते हैं, जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।